ठीक ही बोलते हैं दादा, विठल ने ज़ेरे लब कहा। अब उनने सुना है सब उंगली एक जैसा नहीं होता। मैंने भी सुना है, मौलवी अकरम चिलचिलाती आवाज़ में बोले। लेकिन यहाँ तो बड़े कीनातूज लोगों से सबका पड़ा है। बताइए मेरी क्या खता थी, मैंने कौन सा कसूर किया था? अभी क्या बोले बड़े साहब, विठल ने अस्तगी से कहा। अपन बोले अभी आपका दिल का कसूर था सारा। पीरू किसी कदर तुंदी से बोला। दिल का? आप क्या कह रहे हैं? थोड़े दिल का, थोड़पन का। थोड़पन? मौलवी अकरम तलखी से बोले। थोड़ दिली का, यही मतलब है ना आपका? अभी दरवाज़ा बंद करके बैठ जाएगा तो क्या होएगा? बाहर वाला और मस्ती में आ जाएगा। आपका मतलब है मैं भी उन पर हंजर तान के खड़ा हो जाता? इसका ज़रूरत नहीं पड़ता, और पड़ता भी तो क्या जाता था, 2-4 को ठंडा करके मरता तो उधर एकदम चैन से रहने का था। और बच्चे कहाँ जाते? ऊपर वालों को आप इतना समझता है फिर भी बोलता है बच्चे कहाँ जाते? अभी अगर वो बीच में बुला लेता तो उनका क्या बनता? जनाबे मन, मुझे नहीं मालूम अल्लाह ने आपको किस कदर नवाजा है। खुदा करे घर भरा रहे हो, सब जिंदा सलामत रहे। औलाद की जिम्मेदारी औलाद वाला ही जानता है। मैं एक बूढ़ा आदमी क्या करता जिसके सर पर 4 जवान जान लड़कियों का बोझ हो? वो तो वैसे भी और बूढ़ा हो जाता है, और नातवा भी। वो आली जनाब अब्बा जान मुझे अमीन बना के इत्मीनान से चले गए थे। उन्हें भी मुझे मुंह दिखाना था। बेशक अल्लाह से बड़ा निगहबान कोई नहीं, मगर अल्लाह ने देखने, सुनने और समझने की तौफीक यूं ही अता नहीं की है। उसने मक्खी और बाल देखने की तलकीन भी की है और कुछ हकूक़ फ़राइज़ भी मुतय्यन किए हैं। अपना अपना सोचने का बात है बड़े साहब, पीरू ने नरमी से कहा। अपन ज़्यादा नहीं जानता। आप दरवाज़ा खोल के और भाला लेके बैठता तो ऐसा वक्त नहीं आता। वो साला लोग हराम का जना उधर से ही निकल जाता। झूठा लोग साला बुंका होता है, मच्छर माफिक। अपन पूछता है, आप दूसरी जगह जाने का बोलता है। अभी उधर भी ऐसा लोग सामने पड़ गया तो? मौलवी अकरम कोई जवाब न दे सके। कुछ ताम्मुल के बाद उन्होंने पूछा, इसके सिवा कोई बेहतर सूरत हो तो आप ही बताइए। पीरू ने भी जवाब नहीं दिया। मगरिब की नमाज के वक्त मौलवी अकरम उठ गए। अंधेरा छा रहा था। मुलाजिम ने कमकमे रोशन कर दिए। मगरिब के बाद मुनीर अली और अब्बा जान भी वहीं आके बैठ गए। अकबर भी आ गया। मेरी रगों में खोलन हो रही थी। मुझे उनके हटने का इंतजार था कि वो अंदर जाएं तो मैं बाहर निकलूँ और मजीद का होटल देख के आऊँ। वहाँ से सीधा कांते की तरफ निकल जाऊँगा। मैं अभी ये इरादे बांध ही रहा था कि विठल और पीरू उठ गए। उन्होंने अब्बा जान से कहा कि वो कांते की तरफ जा रहे हैं। अब्बा जान ने भी साथ चलने के लिए कहा, मगर विठल ने यह कहकर मना कर दिया कि हमारी वापसी में देर हो सकती है, बेहतर है वो दिन को किसी वक्त चले जाएं। मैं भी खड़ा हो गया, लेकिन बाहर जाने से पहले मैं फ़र्रुख और फ़रयाल वगैरह को बताने अंदर चला गया। मैंने कुछ देर के लिए जाने का कहा, मगर उनके चेहरे बुझ से गए। फ़रयाल ज़िद करने लगी कि अब खाने के बाद ही कहीं जाइएगा। दोपहर को इतना कुछ खा लिया था कि भूख ही नहीं थी, और भूख तो वैसे भी मौलवी अकरम की बातें सुन के ख़त्म हो गई थी। मेरे इसरार पर वो चुप हो गई। मैं फ़ौरन चला आया। पीरू और विठल मेरे इंतज़ार में बाहर खड़े थे। अभी आप उनके साथ चलो। हाथे से निकलते हुए पीरू ने मौलवी अकरम से कहा। मैं भला कहाँ चलूँ? मौलवी अकरम अटकती ज़ुबान में बोले, इधर ही थोड़ी दूर तक। इन्हें कहाँ ले जा रहे हैं? अब्बा जान ने शगुफ्तगी से पूछा। थोड़ा रास्ता बताने के लिए बाबा, पीरू ने कहा। रास्ता और आपको? अब्बा जान मुस्कुरा के बोले। बहरहाल ठीक है, ले जाइए। विठल और पीरू का इरादा जान के मेरे जिस्म में जैसे और सलवटें पड़ गईं। मौलवी अकरम भी कुछ समझ गए, मगर अब्बा जान के सामने उन्होंने तरद्दुद का इजहार नहीं होने दिया। जैसे ही हम बाहर आए वो बेचैनी से बोले, आप कहाँ जाना चाहते हैं? मुजीद की तरफ। विठल ने कहा, नहीं जनाब नहीं, मैं ये मशवरा नहीं दूंगा आपको। वो तेजी से बोले, उन लोगों को आप नहीं जानते, वो टेरे लोग हैं। मैंने इसलिए आपसे थोड़ी कहा था। अपन अभी उसको ऊपर से नीचे तक देखना मांगता है। क्या फ़ायदा जनाब, लानत भेजिए, हमें उस तरफ से गुजरना भी नहीं चाहिए। 1 मिनट में शुरफा की पगड़ी उछाल देते हैं वो लोग। बेहतर है आप ये ख्याल छोड़ दें और दरगुजर कीजिए। अपन थोड़ा इसको देख के आगे बढ़ जाएगा। क्या देखेंगे उसको? जो मैंने बताया वो नाकाफ़ी है क्या? मेरी मानिए, अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। उनका पूरा टोला एक से एक छटा हुआ, एक आवाज़ पर जाने कहाँ से निकल आते हैं। चलो बड़े साहब आगे बढ़ो, विठल ने हतमी लहजे में कहा। आप बेफिक्र होकर अपने साथ चलो, मगर मुझे साथ दे के वो ज़रूर खटक जाएगा। अभी आपका साथ चलना ज़रूरी है। उसको पता चलना चाहिए कि इधर आप एकदम अकेला नहीं है। मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, सरे दस्त ये इरादा मुलतवी कर दीजिए। ऐसा ही है तो फिर किसी वक्त देखेंगे। अभी क्या चाहता है बड़े साहब? अभी अंधेरे का वक्त है, पीरू ने तुनक कर कहा। मौलवी अकरम के चेहरे का रंग बदलने लगा, मगर वो ज़िंदगी देखे हुए थे। समझ गए कि मज़ीद हुज्जत नागवारी का सबब होगी। मैंने भी उनसे कहा कि चलिए, उधर से गुजरने में कोई कबाहत नहीं आ जाएगी। हम निस्बतन पुरसुकून इलाके से निकलकर गुंजान और पुरशोर इलाके में दाखिल हो गए। खंभों और दुकानों पर कमकमे चमक रहे थे। हर तरफ ट्रामों, बसों और दूसरी गाड़ियों का अजदहाम था और भाग दौड़ सी मची हुई थी। पीरू ने आवाज़ दे के टमटम रोक ली। मौलवी अकरम ने उसे बताया कि फ़ासला इतना ज़्यादा नहीं है, मगर पीरू
टमटम में बैठ गया। आगे जाके ऊंची ऊंची इमारतों का सिलसिला शुरू हो गया। इसी निस्बत से भीड़ भी बढ़ती गई। रास्ते में अड्डे के किसी आदमी की हम पर नज़र भी पड़ सकती थी। हाँ, मुझे भी यहाँ कम लोग नहीं जानते थे। झींगा और पीरू के हास पहाड़ों के तो सभी आदमी मुझसे वाकिफ़ थे। फासला ज़्यादा नहीं था, लेकिन हम गाड़ी में बड़ी हद तक लोगों की नज़रों से महफूज रह सकते थे। 5-6 मिनट से ज़्यादा नहीं गुजरे थे कि मौलवी अकरम ने कोचवान को एक दूसरी कशादा सड़क पर गाड़ी मोड़ने का इशारा किया। पीरू ने उनसे कह दिया था कि वो होटल से कुछ दूर गाड़ी रुकवा लें। मुड़ने के लिए कोई 1 फरलांग के बाद मौलवी अकरम ने गाड़ी रुकवा दी। वो सामने देख रहे हैं आप, नुक्कड़ पर जो बड़ा सा साइन बोर्ड नज़र आ रहा है, वही उसका होटल है। वहीं दरवाजे के करीब बैठा वो ग्राहकों से पैसे वसूल करता और हुक्म चलाता रहता है। पीरू ने जेब से नोट निकाल के कोचवान की तरफ बढ़ाया और टमटम से उतर गया। वही है ना? उसने हाथ के इशारे से तस्दीक चाही। जी जी वही। मौलवी अकरम की जुबान लुकनत करने लगी। सड़क अबूर करके हम फुटपाथ पर आ गए। अब होटल सामने नजर आ रहा था। चंद कदमों के फासले पर मौलवी अकरम ने करीब जाते हुए एक बार फिर शिकस्ता आवाज में तू तकार से बचने की दरख्वास्त की। वेटर ने उनकी कमर थपक के सर हिलाया। मैंने देखा कि मौलवी अकरम के कदम डगमगा रहे हैं। फिर पीरू ने उनका हाथ थाम लिया। बाहर से होटल का एक हिस्सा साफ नजर आ रहा था। नुक्कड़ पर होने की वजह से वो दो तरफ से खुला हुआ था। ऊपर 3 मंजिला इमारत थी। 2-1 दुकानों के अलावा फर्शी मंजिल की सारी जगह होटल ने घेर रखी थी। अंदर हासिल लोग मौजूद थे। हम करीब गए तो दरवाजे के पास बने हुए काउंटर पर एक शख्स दिखाई दिया। वही मुजीद होगा। छोटी सी दाढ़ी अंदर धंसी हुई, छोटी छोटी आंखें, रंग पुख्ता तांबे जैसा, थोड़ी का गोश्त बड़ा हुआ, खिचड़ी बाल और सीधी मांग। चिकन के कुर्ते में मलबूस, चेहरे से वो ठुके हुए जिस्म का आदमी मालूम होता था। विठल और मैं दरवाजे पर खड़े रहे। मौलवी अकरम की फटी फटी आंखें बता रही थी कि वो मुजीद ही है। वो किसी गाहक और होटल के बहरे से हिसाब में उलझा हुआ था। उनसे फारिग होके वो हमारी तरफ मतवज्जा हुआ। सबसे पहले उसकी निगाह मौलवी अकरम पर गई, क्योंकि पीरू काउंटर के दाएं तरफ हो गया था, जहां काउंटर में जाने का मुख्तसर रास्ता था। अंदर एक खाली कुर्सी रखी हुई थी। उसकी भवें सुकड़ गईं। वो मौलवी अकरम से कुछ कहना ही चाहता था कि दाएं तरफ से पीरू ने एक कदम काउंटर के अंदर बढ़ा के उसकी गर्दन पर हाथ मारा। फिर गर्दन दबोचे दबोचे उसे झटका दिया और एक सानिये में कुर्सी से घसीट लिया। दरमियान में रखी हुई कुर्सी कई जगह से मुजीद के जिस्म में पेवस्त हुई होगी। इस अचानक उफ्ताद पर किसी के भी होशो हवास बरकरार नहीं रह सके। मौलवी अकरम की भी चीख निकल गई। वो पीरू का हाथ रोकने के लिए उसकी तरफ झपटे और ववेला करने लगे। विठल ने बढ़ के उनका बाजू पकड़ लिया और झिड़कती आवाज में उन्हें एक तरफ खड़े होने और खामोश रहने की ताकीद की। मौलवी अकरम पर लज्जा तारी हो गया। मुजीद को कुर्सी से घसीट कर पीरू काउंटर के बाहर ले आया। उसने उसे एक लम्हे का भी मौका नहीं दिया। पैर दर पे इतनी ज़रबे लगाई कि उसकी आवाज़ भी ना निकल सकी। उसका कुर्ता और बुनियान तार तार हो गया। होटल में अफरा तफरी फैल गई। सब लोग कुर्सियां छोड़ छोड़ के चीखते चिल्लाते हुए काउंटर की तरफ दौड़े। एक साथ कई चाकू खुलने की आवाज़ आई, मगर विठल और मैं तैयार खड़े थे। हमने भी चाकू निकाल लिए, लेकिन खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मुजीद से निपट के पीरू चश्मो जोन में पलटा और अपनी तरफ दौड़ते हुए आदमियों के सामने खड़ा हो गया। उसने गुराते हुए कहा, अभी अकेला आएगा या सब साथ में? यकायक वो सब ठुटक के रुक गए। एक जानब से किसी ने चीख कर कहा, दादा, पीरू दादा। उसी लम्हे होटल पर सन्नाटा छा गया। आओ बाप, अभी तुम रुक क्यों गया कुत्ते का औलाद? पीरू धाड़ा, लेकिन वो लोग हैरत भरी नजरों से खड़े उसे देखते रहे। उनमें से किसी ने अपनी जगह से जुम्बश नहीं की। जो शख्स सबसे पहले आगे आया था उसका चेहरा मेरे लिए जाना पहचाना था, मगर उसका नाम मुझे याद नहीं आया। वो सर झुकाए चाकू नीचे किए आहिस्ता आहिस्ता पीरू के करीब आया और झुक के उसने अपना चाकू पीरू के कदमों में डाल दिया। मुजीद एक तरफ सुकड़ा सिमटा पड़ा था। पीरू के नाम पर उसने भी सर उठा के देखा और दूसरे ही लम्हे उसके पैरों से लिपट गया और बुरी तरह बिलकने लगा। पीरू ने ठोकर मार के उसे खुद से दूर कर दिया। मुजीद ने काउंटर की जानिब देखा। मुजीद ने काउंटर के पास सरासीमा खड़े हुए मौलवी अकरम के पाँव पकड़ लिए और दुहाइयाँ देने लगा। मौलवी अकरम तो खुद सरतपा लर्ज रहे थे। उन्होंने दहशत से विठल की जानिब देखा। विठल ने मुजीद के बाल पकड़ के उठा लिया और उसे अपने चेहरे के सामने करके गौर से देखा। मैंने चाहा कि काश विठल उसके मुंह पर थूक दे, मगर विठल ने उसे दोबारा पीरू की तरफ धकेल दिया। वह ज़मीन पर लुढ़क गया। पीरू ने उसके मुंह पर पंजा मार के उंगलियां गुड़ोईं और जब उसने पंजा खींचा तो मुजीद भी साथ साथ उठता गया। अभी बोले तो ये सारा बेपटा पालतू तेरा माँ बेटी को उठा के इधर लाए। मुजीद का चेहरा जगह जगह से कट फट गया, खून छलकने लगा। वो हाथ जोड़ के घकियाया, अपन को बिल्कुल नहीं मालूम था कि ये तुम्हारा आदमी है, पीरू दादा का आदमी। जो अपन का आदमी नहीं होएगा उसका तुम पगड़ी उतार लेगा, इसका तुम दाढ़ी नोच लेगा। ऐसा अभी तुमको किसने बोला है? कौन रंडी का जना इधर का दादा है? अपन जाने से पहले बाले को इधर छोड़ के गया था। अभी वही इधर है दादा, किसी ने दबी जुबान में कहा। वही है तो फिर इसका दूसरा भी फूट गया क्या? अभी वो कुत्ता कब से बन गया?
क्या अपन इस वास्ते बिस्वा का जगह उसको दे के गया था कि वो इलाके के सीधा लोग पर हाथ डाले? पीरू बाले को गालियां बकने लगा, फिर एकाएकी मुड़ के मुजीद से बोला, वो हराम का जना तेरा दादा बेटा अभी किधर है? उसका कोई दोष नहीं है दादा। मुजीद गिड़गड़ा कर बोला। तकलीफ की शिद्दत से उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। अभी किधर है वो घर पे होगा माई बाप, उसको अभी इधर बुलाओ। अपन अभी उसका मुंह काला करके अखा दादर में घुमाएगा। अभी रहम करो दादा, एक मौका और दो, अपन दोबारा ऐसा नहीं करेगा। मुजीद हज़यानी अंदाज में बोला। सब साकित खड़े थे, सभी ने अपने चाकू जेबों में रख लिए थे। अचानक बाहर से शोर उठा, सब हड़बड़ा से गए। वो बाले था, यकचुश दराज कद खुलते हुए गंदमी रंग का बाले। उसकी एक आंख पर पट्टी बंधी हुई थी। मैं उसे अच्छी तरह जानता था, मगर सामने आने ही पर पहचान सका। बाले तेज कदमों से अंदर दाखिल हुआ। उसकी नज़र सीधी पीरू पर गई। अपने साथ आने वालों को पीछे हटाता हुआ वो बेताबाना पीरू की तरफ लपका। दादा दादा तुम कब आए? खबर भी नहीं थी। उसकी आवाज़ पर इस्तराब तारी था। आते ही वो पीरू के पैर छूने के लिए झुक गया। पीरू पीछे हट गया। तेरा टाइम आ गया बाले। क्या 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 हुआ दादा, क्या बोल रहे हो? बाले ने जुनूनी अंदाज में पूछा। ऐसा क्या हो गया जो तुम इधर आए हो? पीरू दादा इधर आया है? हाँ इधर ही आया है, और इस वास्ते आया है कि तू भी बादशाह सलामत बन गया है। अब उनको बोलो दादा। बाले ने सर झटक के कहा। अब उनका सर उतार लेना, पर अब उनको खता बोलो। खता? पीरू भड़क के बोला। अभी खता पूछता है नटनी का? इस कुत्ते का पिल्ला को नहीं जानता? उसने मुजीद की तरफ हकारत से देखते हुए कहा। ये मजीदे है इधर का दादा? अभी ये भी है क्या? क्या बोलते हो? इस हरामजादे ने कुछ किया है क्या? ये भी अपुन ही बोले? पीरू ने इश्तियाल से कहा। फिर तू इधर चौकी संभाले क्यों बैठा है? अपन को कुछ नहीं पता, कसम ले लो, कसम से दादा। पीरू ने बेख्तियार बाले के गाल पर पूरी ताकत से तमाचा रसीद किया। बाले का पूरा जिस्म बल खा गया। जिस दादा को ना ही मालूम के पाड़े का पीछे किसको छींक आया है, उसको पाड़े के बदले घूरे पर बैठने का है। बाले ने झपट के काउंटर के करीब गठरी बने हुए मुजीद की गर्दन पकड़ ली। मुजीद तड़पने लगा। बाले गजबनाक अंदाज में उसे पुछगिछ करने लगा। उसने उसे बेदरेख मारना भी शुरू कर दिया। मुजीद की हालत ही इस काबिल नहीं थी कि वो ठीक से जुबान खोल सके। अभी अपन के सामने ये नटंकी क्या करता है साला? पीरू ने जहर हंस से कहा। उस टाइम दारू पी के बैठा था जब ये तेरा आदमी तेरे पाड़े का आदमी का डोरी हिला रहा था। क्या बोलते हो तुम? बाले वहशत में बोला। इधर इलाके से सब छोकरी वाला लोग बाग चला जाए ना। पीरू की आवाज़ तड़कने लगी। अपुन ने पाड़ा देते टाइम तुझको क्या बोला था? बोला था कि पाड़े का दादा 4 आंख 4 कान का होता है, और कुछ लोग से एकदम नहीं लगने का, जिसका चाल में फ़र्क नहीं है। पाड़ा इलाके का सारा लोग के लिए नहीं है, उल्टा चलने वाले के लिए है, आधा आदमी के लिए। अपन को सब याद है। बाले अपना मुंह नोचते हुए बोला। अपन को बोलो दादा, अपन के लिए हुक्म करो, कसम से अपन एकदम पाड़ा छोड़ के चला जाएगा। मैंने नहीं देखा कि विठल ने इशारा किया था, यह मौलवी अकरम में खुद हौसला हुआ। वो चंद कदम बढ़ के पीरू के सामने खड़े हो गए। उनके चेहरे पर कभी आग भड़कने लगती, कभी धुआं सा छा जाता। बामुश्किल तमाम उनके मुंह से निकला, मैंने इन्हें माफ़ किया, मेरे खुदा ने माफ़ किया। अब यहाँ से चलिए, खुदा के लिए बस कीजिए, मेरा दम घुट रहा है। पीरू ने उनका शाना थाम लिया और चंद लम्हे बेहिस्सो हरकत खड़ा रहा, गुमगो के आलम में। फिर बाले और मुजीद पर एक नज़र डालता हुआ अपनी जगह से हट गया। वो बाहर निकलने के लिए दरवाजे तक गया, फिर ठहर गया और बाले को मुखातिब करते हुए बोला। तो अभी अपन का पाड़े में आने का है, मगर तुम कहाँ जा रहे हो? बाले ने चिचड़ी आवाज़ में कहा। अपन किधर को भी जा रहा है, तुझको जाने का नहीं है। पीरू तुर्शी से बोला। तो अभी लौट के दादर का पाड़े में नहीं जाने का, सीधा उधर आएगा, समझा? और इसको बोल दे कि अभी बड़े साहब ने बेड़ी डाल दिया साला पर, यह मस्जिद में पूरा 8,000 रुपया उधर दे के आएगा तो इधर गद्दी पे आके बैठेगा, और सब नमाजी लोग को बोलेगा कि इसने 800 रुपया नहीं दिया था, 800 का डंडी मार गया था। इसने अपनी माँ मौलवी अकरम को देख के पीरू की जुबान अकड़ गई। इसका बेटा भी पाड़े में साथ लाने का है, अपन उसके लिए चोर बाजार से भी कंजरी बुला के रखेगा। बाले दौड़ता हुआ दरवाजे के पास आ गया और लजाजत से कहने लगा। जो तुम बोलेगा अपन वैसा ही करेगा। अपन इसको अभी अक्खा देख लेगा, पर पहले इधर पाड़े पर चलो दादा। अभी पाड़े का दादा तुमसे नहीं बोल रहा है, तुम्हारा बाले तुमसे बोल रहा है। बाले भी आदमी है, आदमी से 19-20 हो सकता है, वो अपन का नहीं तुम्हारा पाड़ा है। उधर विठल उस्ताद और राजा दादा आया है, इधर आके अभी ये ऐसा लौट जाए। बाले रुहंसा हो गया, मिन्नत करते हुए बोला। थोड़ी देर के लिए ठहर के जाओ। पीरू ने पहले विठल को रास्ता दिया, फिर मौलवी अकरम को, और फिर दरवाजे से निकल गया। होटल के बाहर खड़े हुए लोग हमें देख के एक तरफ हो गए। उनमें से बहुत सौ ने पीरू को सलाम किया, लेकिन पीरू ने उनकी तरफ देखा ही नहीं। हम तेज़ कदमों के साथ होटल से दूर होते गए। रास्ते भर मौलवी अकरम बेसुध हमारे साथ चलते रहे। वापसी में
हमने टमटम नहीं की। घर के करीब चौराहे पर पीरू ने मौलवी अकरम से पूछा कि घर तक जाने के लिए उन्हें हमारी हमराही की ज़रूरत तो नहीं है। मौलवी अकरम ने सर हिला के इनकार कर दिया। वो कुछ कहना चाहते थे मगर कह ना सके, बस पीरू को डुबडुबाई झिलमिलाती आंखों से देखते रहे। पीरू मुस्कुराने लगा और उसने अपने बाजू फैला दिए। आदमी की कैफियतें उम्र से मशरूत नहीं होती। मौलवी अकरम एक बच्चे की तरह पीरू से लिपट के फिर न जाने क्या हुआ वो हिचकियां ले लेके रोने लगे। भरी सड़क पर चौराहे के नज़दीक पीरू उनके कंधे पर हाथ रखे रखे घर की तरफ बढ़ने लगा। जब तक घर नहीं आ गया हमने उन्हें नहीं छोड़ा, फिर हम बाहर ही से चले आए। इत्तेफाक से दरवाजे के पास ही टमटम मिल गई। मौलवी अकरम आखिर तक दरवाजे पर खड़े रहे ताई कि टमटम आगे चली आई और बांद्रे की तरफ जाने वाले रास्ते पर मुड़ गई। सड़कों पर अभी तक भीड़ थी, इतनी नहीं जितनी मुजीद के होटल जाते वक्त थी। अंधेरा बढ़ने के साथ रोशनियां भी ज़्यादा तेज़ और चमकीली हो गई थी। बांद्रे के इलाके में दाखिल होने से पहले विठल ने एक जगह टमटम रुकवा के मुझसे पान लाने को कहा। विठल की यह फरमाइश न वक्त थी, पान से उसे ऐसी कोई रगबत नहीं थी, कभी कभी खा लेता था। इस वक्त पान मंगवाने से पीरू की तवज्जो मफजूल करना ही मकसूद हो सकता था। जाने क्यों पीरू की पेशानी पर अभी तक सलवटें पड़ी हुई थी, जैसे वो अभी मजीद के होटल ही में हो। पान की दुकान के पास शरबत का ठेला खड़ा था। कोचवान समेत हम चारों ने पिस्ते और बादाम मिला हुआ गन्ने का ठंडा ठंडा रस पिया। कुल्हड़ की मिट्टी की सूंद ने उसका जायका ही बदल दिया था। 5-6 मिनट के इस वक्फे का अच्छा असर हुआ। पीरू के चेहरे की बशाशत लौटने लगी। पान भी बहुत खुश जायका और खुशबूदार था। पीरू के होंठों पर लाली बिखर गई। वह जब भी पान खाता लगता होंठों पर मेहंदी रचाई हुई है। विठल ने मुस्कुरा के कहा भी कि दादा, पान खाने से पहले ज़रा गलवा पर सिलाई से तिल टाँक लिया करो। जुलीन का घर अभी दूर था। टमटम बांद्रे की सड़कों पर चल रही थी। पीरू बालक के मुतालिक विठल को बताने लगा कि वो उसे 14-15 साल की उम्र में बम्बई में मिला था। बुरे हालों में, फटे हुए कपड़ों में, गंदगी में लिपटा हुआ, किसी और शहर से भाग के आया था। भूख से तंग आके वो चोरी पर उतर आया। एक रोज़ एक सिपाही ने मौका पर उसे पकड़ लिया। इत्तफाक से पीरू की नज़र पड़ गई। पीरू ने कह सुन के उसे छुड़वा लिया और अपने साथ ले आया। पढ़ाने लिखाने की कोशिश की, स्कूल में दाखिला भी दिलवाया, लेकिन वह स्कूल से भाग आता था। 2-3 साल उसने पढ़ा भी मगर आगे ना पढ़ सका। रोज़ स्कूल से लड़ने झगड़ने की शिकायतें आती। एक मरतबा किसी मास्टर पर हाथ उठा बैठा। बस स्कूल में वही उसका आखिरी दिन साबित हुआ। पीरू ने उसे पाड़े से दूर रखने के लिए बहुत जतन किए, मगर बाले के नसीब में पाड़े का आदमी बनना लिखा था। चाकूबाजी और जोर आजमाई उसने चोरी छुपे पाड़े के आदमियों से सीख ली थी। ये देख के पीरू ने उसे बाकायदा बहुत कुछ सिखाया। पीरू से कुर्बत और अपनी सरकशी के सबब उसने इब्तदा ही में बहुत से दुश्मन पैदा कर लिए थे। वो एक नंबर का हाथ छूट, बेलगाम और बेजिगर वाक़या हुआ था। फिर अभी उसकी उम्र 20-21 साल के लगभग होगी कि वह हसीनो जमील तवाइफ गुलाबी के यहाँ आने जाने लगा। खार के इलाके का मशहूर दादा चीता भी गुलाबी पर जी जान से फरेफ्ता था। बालाहाना चीते के इलाके में नहीं था, लेकिन गुलाबी चीते के इलाके में रहती थी। सरे शाम सिर्फ गाने के लिए बालाखाने आ जाती। चीता वहाँ नहीं जाता था, बल्कि जब भी उसका जी चाहता गुलाबी को अपने डेरे बुला के महफल जमा लेता। 30 साल से ज़्यादा चीते की उम्र भी नहीं थी। हाथ का बड़ा सजल था। असल नाम अजीत था, फिर अजीता हुआ और फिर अजीता की बजाय लोग उसे चीता के लक़ब से पुकारने लगे। फुर्ती, लपक और निगाह में वो चीते जैसा ही था। दूर दूर तक उसके चाकू की धाक बैठी हुई थी। लाठी भी कमाल की घुमाता था। बाले ने गुलाबी के बालाखाने पर जाना शुरू किया तो फिर कहीं और का न रहा। लोगों ने बहुत समझाया कि गुलाबी तो एक तवाइफ है, उसके इतने करीब होना मुनासिब नहीं, मगर गुलाबी खुद इसकी जानब माइल थी। बाले की आमद पर बालाखाने के दरवाजे बंद कर दिए जाते। बाले की मौजूदगी में वो सिर्फ उसी के लिए गाती, उसी के लिए नाचती थी। चीता भी इस ताल्लुक से वाकिफ हो गया था। उसने अपने आदमियों के जरिए बाले को मुतनबा किया कि गुलाबी पर सिर्फ उसका हक है। बाले पर मुतलक असर न हुआ, क्योंकि उसे गुलाबी का अल्तफात, गुलाबी का एतमाद हासिल था। बाले का इसरार था कि गुलाबी बालाखाना छोड़कर उसका घर बसाने आ जाए। गुलाबी आमादा हो गई और दोनों का ये ख्वाब शर्मिंदा तबीर हुआ ही जाता था कि एक दिन चीता ऐन उस वक़्त बालाखाने पहुंचा जब बाले वहां मौजूद था। गुलाबी उसके लिए गा रही थी। चीते ने दरवाज़ा तोड़ दिया और अपने 4 साथियों के साथ अंदर दाखिल हो गया। गुलाबी ने दीवार बनने की कोशिश की, लेकिन चीते ने एक ना सुनी और एक ही शर्त रखी कि वो बाले को फिर फौर निकाल दे। नेज़ बाले दोबारा कभी यहाँ आने की जुर्रत न करे। बाले के पास चाकू निकालने के सिवा कोई चारा न था। चीते ने उसका गलत तहमीना लगाया था। खुद सामने आने के बजाय पहले उसने अपने एक आदमी को आगे बढ़ाया। बाले ने उसे 2-1 पैंतरों में ठंडा कर दिया। चीते ने इसे इतफाक समझ के दोबारा यही गलती की और अपने एक दूसरे साथी को बढ़ने का इशारा किया। बाले में बिजली भरी हुई थी। दूसरे आदमी के लिए उसे इतनी देर भी नहीं लगी जितनी पहले के लिए लगी थी। अपने 2 साथियों का हशर देख के चीते को कुछ होश आया। वो चाकू तान के खुद सामने आ गया। पीरू के बकौल गुलाबी और बालाहाने के सजिंदे गवाह हैं
के इब्तदाई लम्हों में चीता बाले पर हावी आ गया था। उसने बाले के बाजू पर उचटता हुआ सही एक निशान डाल दिया। बाले का हौसला कम ना हुआ, बल्कि वो कुछ और संभल गया। फिर चीते के हर वार का नाप तोल के जवाब देता रहा। उसने फौरन अंदाज़ा लगा लिया कि सरे दस्त उसके लिए मुदाफ़त करना ही मौजू रहेगा। चुनाचे वो मुसलसल चीते को मौका देता रहा और तरह दे दे के उसकी दस्तरस से बचता रहा। चीते को लाजमन पहले हल्ले की कामयाबी से मुतमईन हो जाना चाहिए था, ताहम बाले का ये हरबा उसके लिए झुंझुलाहट का बायस बन गया। झुंझुलाहट ने गैज़ो गज़ब की सूरत इख्तियार कर ली। पीरू के कहने के मुताबिक चाकू चलाते वक्त जिस्म को काबू में रखना बहुत ज़रूरी होता है और गुस्से में ऐसा करना मुश्किल हो जाता है। चीते को अपने हाथ पर बड़ा घमंड था, अपनी फुर्ती पर बहुत नाज। क्यों ना होता, तजुर्बे और पै दर पे कामयाबियों से कोई भी बर्तरी के एहसास में मुब्तला हो सकता है, मगर इस एहसास से कुछ हासिल उसी वक्त होता है जब मद्दे मुकाबिल में हौसले या तजुर्बे की कमी हो। गैज़ो गज़ब का इजहार बसा औक़ात बहुत सूदमंद होता है, ख़ुसूसन मुतबदलियों और कम तजुर्बाकारों के सामने। मगर चीता भूल गया था कि ये सब कुछ फरीक सानी की सूझबूझ और तहम्मुल पर मौकूफ़ है। हर बार सूरत हाल एक जैसी नहीं होती, इसमें जगह, वक्त और मुकाबिल की किसी खास ज़हनी हालत का बड़ा दखल होता है। ऐसा नहीं था कि बाले को चीते के बारे में कुछ मालूम ना था। चीते की शोहरत से वो खूब वाकिफ़ था, मगर चीता उसे अच्छी तरह नहीं जानता था। उसे मालूम नहीं था कि बाले ने यह फ़न कहाँ से सीखा है। बाले को बताया गया था कि वह हर बार आखिरी मरका समझ के चाकू उठाए। नौजवानी के बावजूद बाले इस्तकामत का सबूत देता रहा। वो पैंतरे बदल बदल के चीते को पहले से ज़्यादा मुश्तिल और मुनगन्नन करता रहा। इस दौरान चीता एक और कारीवार करने में कामयाब हो गया। उसने बाले की बाएं भौं खोल दी। चाकू बाले के माथे पर निशान डालता हुआ भौं को बीच से काट गया। बाले की बाएं आंख में खून भर गया, चेहरा लाल हो गया, कपड़े भी तरबतर हो गए, लेकिन बाले का अज़म जख्मी नहीं हुआ, वो पत्थर बना रहा। उसने भी ये गलती की थी, वो ये कि मुदाफ़त करने और चीते को मुश्तिल करने में ज़रूरत से ज़्यादा वक्त लगा दिया। उसका अंदाज़ा उसे बाद में हुआ, जब पहली बार मुदाफ़ियाना रवैया तर्क करके उसने चीते पर हमला किया। इतनी शिकस्तगी और अबतरी के बाद चीते को यकीनन ऐसी तवक्को न होगी। जो शख्स मुसलसल हावी रहा हो, उसे मुदाफ़त पर आ जाने में चंद लम्हे ज़रूर लगते हैं। इन्हीं मुंतशर लम्हों में बाले ने उस पर लगातार हमले किए। बाले का चाकू बहुत देर से प्यासा था। मादे से नाव तक चीते का पेट चाक करके ही उसकी तशनगी कुछ बुझी। चीता वहीं ढेर हो गया। उसके दोनों साथी वहां से भाग लिए। बाले भी ज़्यादा देर अपने पैरों पर खड़ा न रह सका। वो अगर मुदाफ़त तर्क करने का फ़ैसला कोई देर पहले कर लेता तो इतना खून न बहता और इसकी आँख भी बच जाती। भाव का जख्म आँख तक खुल गया था, आँख में खून अलग जम गया था। बाले गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन गुलाबी और साजिंदों की शहादतें उसके हक में थीं। बाले अकेला था, मुखालिफों की तादाद 5 थी और बाले पहले से बाला खाने पर था। इस वक्त तक खुशकिस्मती से बाले किसी भी जुर्म में जेल नहीं गया था। उसकी उम्र भी कम थी। दूसरी तरफ चीता, उसके साथियों का मुकम्मल रिकॉर्ड पुलिस के पास महफूज था। मुकदमे में ज़्यादा दिन नहीं लगे, ताहम बाले को 5 साल की सज़ा हो गई। जेल में गुलाबी तवातुर से उसके पास जाती। उसने बाला खाना भी छोड़ दिया। बाले को जेल से जल्द ही छुट्टी मिल गई। अपने अच्छे किरदार और सज़ाओं में आम तकफीफ हो जाने के सबब वो जेल के दरवाजे से निकला तो गुलाबी उसकी मंतज़र थी। फिर बाले पाड़े की तरफ नहीं गया। चंद दिनों बाद दोनों ने पीरू की मौजूदगी में शादी कर ली। बाले को कलाबे के किसी ताजर के मकान में एक मुख्तसर क्वार्टर मिल गया। ये एक मुश्किल ज़िंदगी थी, लेकिन इस नई ज़िंदगी से दोनों बहुत खुश थे। पीरू उनके घर 2-3 बार गया। गुजर बसर के लिए पीरू की आना से बाले ने भिंडी बाजार में एक चाय खाना खोल लिया। यह चाय खाना एक दुकान से बड़ा नहीं था, मगर दुकान अच्छी चल निकली। बाले को घर बसाए 2 माह के करीब हुए थे कि एक रात वो दिन भर चाय खाने पर काम करने के बाद घर पहुंचा तो गुलाबी जिंदा नहीं थी। उसकी बरहना लाश कमरे में पड़ी थी। साफ मालूम होता था कि गुलाबी आहर तक मज़ाहमत करती रही। बाले के पागल होने में कोई कसर ना रह गई। पीरू उसे पाड़े ले आया और फिर उसे वहां से नहीं निकलने दिया। बाद में बाले ने खार के इलाके में चीते के एक एक साथी को चुन चुन के ख़त्म कर दिया। पीरू कह रहा था कि ये सब कुछ हुआ, लेकिन इतने साल गुजर जाने के बाद भी बाले को करार नहीं आया है। कभी कभी तो वो एकदम दीवाना सा हो जाता है। अब पीरू को फिक्र लगी हुई थी कि उसने बाले से कुछ ज़्यादा तो नहीं कह दिया। वो कह रहा था कि अगर बाले पर फिर जनून तारी हो गया तो ये अच्छा ना होगा। न जाने कौन कौन उसका निशाना बन जाए। वो मुजीद के होटल को कहीं फूंक ना डाले। बाले को मैंने कई बार देखा था और थोड़ी देर पहले भी देखा, लेकिन बस यूं ही सरसरी। अब उसे करीब से ना देखने का मुझे अफसोस हो रहा था। हम कितने लोगों से बस सरसरी गुजर जाते हैं। हर आदमी साइक की तरह एक कहानी साथ लिए फिरता है। सरसरी तुम जहां से गुजरे, वरना हर जहां जहाने दीगर था। बाले को देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो लंबा तड़ंगा आदमी अंदर से इतना शिकस्ता, इतना जख्मी है। विठल भी पूरे इन्हामाक से उसकी रुदात सुनता रहा। रास्ता गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ।
कोचवान ने एक जगह गाड़ी आहिस्ता करके हमसे अपनी मंजिल के लिए पूछा। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। ये सारा इलाका मेरा देखा भाला था। मैं कृष्णा जी के ज़माने में फिर बांद्रे में जुलीन के घर लेने के बाद इन्हीं रास्तों से आया जाया करता था। मैंने टमटम से उतर के इतराफ में देखा तो हैरान रह गया। जुलीन का घर पीछे रह गया था। कोचवान ने गाड़ी मोड़ ली। उसने बरवकत पूछ लिया था। अभी हम इतने आगे नहीं आए थे। सामने नज़र आने वाले चौराहे से कुछ ही दूर हमारी मंजिल थी। हमने चौराहे पर टमटम वाले को रुखसत कर दिया और बाकी रास्ता पैदल तय करने का फैसला किया। पूरा इलाका रिहायशी था, इसलिए सड़कों पर इतनी रोशनी नहीं थी। 7-8 मिनट की चहलकदमी के बाद हम जुलीन की गली में दाखिल हो गए। पूरा एक दिन गुजर चुका था। उसने सुबह ही से हमारा इंतजार शुरू कर दिया होगा। अब रात हो जाने के बाद भी मायूस नहीं हुई होगी। काश कांते और मार्टी ने उसे मेरे और विठल के बारे में कुछ न बताया हो। हम अचानक पहुंचेंगे तो उसका आलम देखने का होगा, मगर कांते और मार्टी से इस ज़ब्तो बर्दाश्त की तवक्को नहीं थी। घर करीब आने पर मेरा जी घबराने सा लगा। जुलीन के ख्याल से आंखों में कृष्णा जी का चेहरा घूम जाता था। मकान के बाहर खामोशी थी। दरवाजे के करीब उगा हुआ नारियल का दरख्त खूब बड़ा हो गया था। कृष्णा जी को नारियल के दरख्त से कोई खास निस्बत थी। जुलीन ने उन्हीं की याद में यहाँ नारियल लगाया था। अंदर से कोई आवाज़, कोई चहकार नहीं आ रही थी। अगर वो लोग होते तो दरवाज़ा खुला होता, बैठने का कमरा खुला होता। वो ऐसे खामोश तो नहीं बैठ सकते थे। अभी रात भी इतनी नहीं हुई थी। मैंने मुड़ के विठल को देखा, कहीं जुलीन ने मकान तो नहीं बदल दिया। वो यहाँ ठहर नहीं सके, कहीं और चले गए। विठल ने मुझे दस्तक देने का इशारा किया, मगर चौखट पर बिजली की घंटी लगी थी। मैंने उसे दबाने के लिए हाथ बढ़ाया तो सांसें सीने में अटकने लगी। अंदर से घंटी की आवाज़ आई। दूसरी घंटी बजाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। दरवाज़ा खुलने की खड़खड़ाहट पर मैंने हाथ रोक लिया। दरवाज़ा खुला तो सामने जुलीन खड़ी थी, अपने उसी पसंदीदा लिबास में, सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई, फूल की तरह खिली हुई। एक लम्हे को तो जैसे उसे बिच्छू ने डंक मार दिया। मेरी आंखें भी चुंधिया गईं। गोया मेरी आमद के बारे में उसे कुछ नहीं मालूम था। वो पहले तो दरवाजे पर हैरान, परेशान, सख्त किसी कैफियत में खड़ी रही। फिर जैसे अचानक समंदर में तलातम आ गया, वो बेतहाशा मेरी तरफ उमड़ी। मेरे बाजू भी उठ गए, लेकिन मेरे करीब आके वो सिमट सी गई और फैली फैली आंखों से मुझे देखा कि मान विठल सामने आ गया और उसने उसे अपनी तरफ खींच लिया। कैसी है मेम? विठल उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला। इतना घटा क्यों लिया री? जुलीन से ज़रा भी जब्त ना हुआ। विठल का सर पर हाथ रखना और पूछना था कि वो फट पड़ी। विठल ने थपकती आवाज़ में कहा, लौट जाए री, ये नीर अपने पले भी कमती नहीं है। जुलीन का सोता और फूट पड़ा। विठल उसे पहलू में समेटे हुए अंदर दाखिल हो गया। कमरे में कुर्सियां रखी थी। अभी हम बैठे नहीं थे कि अंदर से चंपा बेगम की आवाज़ आई। ये उसी की आवाज़ थी। वो पूछ रही थी कि कौन आया है। किसी ने जवाब नहीं दिया तो चंपा बेगम खुद वहाँ आ गई। पहले उसकी नज़र मुझी पर पड़ी। उसका हाल भी कुछ मुख्तलफ नहीं हुआ। बेख्तियार उसने अपने सीने पर हाथ मारा। अल्लाह, ये तुम हो प्यारे मियाँ, या मैं ख्वाब देख रही हूँ? वो हाँफती हुई आवाज़ में बोली। मेरे पास आके उसने मुझे अपने हल्के में ले लिया, मेरी पेशानी चूमी और बुलाया नहीं। पूछ लो बिटिया से, कल से मेरा दिल धड़क रहा था। मैं कह रही थी शायद प्यारे मियाँ आ जाए। इतने दिन कहाँ रहे? खत भी नहीं लिखा, कोई खबर हम दुखियारों की न ली। वो एक ही सांस में बोली। चंपा बेगम जब भी सामने आती थी मेरा सीना कोई नोचने मसोसने लगता था। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो और बेकल हो गई। ठीक तो हो? कैसे दुबले लग रहे हो? हाँ सब ठीक है, मैंने भींची हुई आवाज़ में कहा। तुम तो ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है, बहुत बहुत एहसान है उसका। चंपा बेगम की सूरत ही बदल गई थी। चेहरा निखरा हुआ, रंग कुछ और उजला हो गया था। सफ़ेद दुपट्टे और सुरमई कुर्ते पजामे में वो यकसुर बदली हुई मालूम हो रही थी। जगह और मशागिल आदमी पर यूँ असरअंदाज होते हैं कि आदमी का चेहरा बदल देते हैं, रंग बदल देते हैं। ये जो कहा जाता है कि फ़लाँ के चेहरे पर नूर है, चंपा के चेहरे पर यही कैफियत थी, जैसे उसे किसी ने सरतपा धो दिया हो। पास बैठ के वो मेरे हाथ चूमने लगी। फिर जुलीन की माँ भी अंदर से आ गई। वो भी स्कर्ट की बजाय साड़ी पहने हुए थी। देखते देखते सारे घर में हलचल सी मच गई। घर का पुराना मुलाजिम बिक्खू, जुलीन, उसकी माँ, सभी इधर उधर बेकरार से फिर रहे थे। मकीन मुतहरक हो तो घर के दरो दीवार मुतहरक हो जाते हैं। मकीन खामोश रहें तो दरो दीवार भी गूंगे बन जाते हैं। आदमी सहरा हो तो गुलजार भी सहरा हो जाता है। विठल और पीरू के मना करने के बावजूद उन्होंने दरमियानी मेज़ पर किस्म किस्म की खानों का अंबार लगा दिया। विठल ने खाने के लिए साफ इनकार कर दिया था। उस पर ये हालत थी। पीरू हैरत का इजहार करने लगा कि इतनी जल्दी इतनी बहुत सी चीज़ें उन्होंने किस तरह इकट्ठी कर ली हैं। मगर जुलीन को ये करतब खूब आता था। चटपट तरह तरह की चीज़ें तैयार कर लेती थी। मुझे याद था, इधर वो मुझसे कुछ पूछती, उधर तैयार करके ले आती। वो बिल्कुल वही थी, वही शाम सी चेहरे पर छाई हुई, वही चमकीली और हैरान हैरान आंखें। विठल ने ठीक कहा था, वो पहले से कुछ घटी हुई मालूम होती थी, लेकिन कभी कमी भी खूबी बन जाती है। लगता था जैसे किसी मुजस्समा साज ने अपने मुजस्मे पर नजर सानी की हो। उसमें वही तेज़ी और चुस्ती नज़र आ रही थी जिस पर मुझे बाज़ औक़ात तो बड़ी हैरत होती थी। यह के बाद दिगरे वो हर काम इस फुर्ती से निपटाती कि मशीन का गुमान होने लगता। कितने ही लोग क्यों ना आ जाए, उसकी पेशानी पर शिकन नहीं पड़ती थी।
जरी में भी यही खूबी थी, दोनों में हजार मुशाबतें थीं, फिर भी कोई एक बात दोनों में बहुत मुख्तलिफ थी। शहबारा नजर नहीं आ रही थी, ना कांते और माटी वगैरह दिखाई दिए। मुझे पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी, कोई बात ही होगी, जब भी उनमें से कोई उनका जिक्र नहीं कर रहा था। मुझे शुबा होने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो यहाँ आए ही ना हो। कांते पहले ही मना कर रहा था।